नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ आरंभ पर। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में देखा कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन ने अपने पैर पसारे, किस तरीके से उन्होंने अपनी अलग अलग नीतियां लागू की और जिनके माध्यम से ब्रिटिश शासन स्थापित किया। यहाँ पर देखा हमने कि भारत में कैसे आर्थिक नीतियां वो अपना रहे हैं, कैसे सांस्कृतिक नीतियां अपना रहे हैं और राजनीतिक नीतियों के माध्यम से कैसे अपना शासन फैला रहे हैं। लेकिन इन नीतियों के माध्यम से एक वर्ग भी था जो इनसे परेशान था। एक वर्ग यानी कि किसान है वहां पर दूसरे वर्ग की बात करें तो आम जनता है, तीसरे वर्ग की बात करें तो सैनिक जो थे वो थे और जमींदार वगैरह भी थे। आज का चैप्टर एक रोमांचक कहानी के तौर पर इसे समझ सकते हैं, यानी 1857 की बगावत। इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद चैप्टर 5। दरअसल यह वह समय है जब जो है लगभग पूरे भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका है। यहां पर जो है जनता अब ब्रिटिश शासन से थक चुकी है, किसान जो है लगान से थक चुके हैं, सैनिक जो है ब्रिटिश के अन्याय से थक चुके हैं और आम जनता इनकी हुकूमत से थक चुकी है। सबके मन में अंदर ही अंदर असंतोष पैदा हो रहा है, सबके मन में अंदर ही अंदर आग लग रही है। तो ऐसे में क्या होता है, मेरठ से जो है एक मंगल पांडे नाम का सिपाही बगावत करता है और उसके बाद जो चिंगारी भड़कती है वो धीरे 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 दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगती है और इस तरीके से एक विद्रोह का जन्म होता है जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। अंग्रेज इसे बेशक विद्रोह कहते हैं, लेकिन इसे भारतीय संदर्भ में कई लोग जो है पहली स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में मानते हैं। तो चलिए समझते हैं आज का चैप्टर क्या कह रही है एनसीईआरटी इसमें। तो नीतियां और लोग, यानी नीतियों का मतलब है कि ब्रिटिश शासन किस तरीके से यहां पर नीतियां लागू कर रहा था और उनका लोगों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा था। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि नवाबों की सत्ता जो है छीनी जा रही थी। अलग अलग जो है नीतियां लागू करके अंग्रेज जो है इनसे इनकी सत्ता छीन रहे थे। हम जो विलय विस्तार की नीति में जब समझ रहे थे तो सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से देख रहे थे कि किस तरीके से राज्यों को मिलाया जा रहा था। हम विलय की जो है नीति के माध्यम से देख रहे थे कि किस तरीके से राज्यों को मिलाया जा रहा था अपने में। तो वही है, तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। हमने ये सारी बातें पिछले चैप्टर्स में समझी थी किस तरीके से छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए गए। हमने बताया था सहायक संधि के माध्यम से रेजिडेंट की तैनाती की गई थी और उसमें क्या क्या प्रावधान थे, सारी बातें बताई थी। इसको अलग से बताने की अब आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर देखिए, ठीक है। अब स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। जो स्थानीय शासक थे जो स्वतंत्र रूप से अपने शासन कर रहे थे, तो वहां पर देख रहे हैं कि अब जब ब्रिटिश शासन आ गया है तो उन पर यह नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, उनके राज्यों को भी अपने राज्य में मिलाने की कोशिश कर रहा है ब्रिटिश शासन। तो ऐसे में ये स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी स्वतंत्रता घटती जा रही है। उनकी सेना को भंग कर दिया गया, ये सारी बातें हमने समझी थी। उनके राजस्व वसूली के अधिकार भी अलग जो छीने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इन नवाबों के मन में असंतोष तो पैदा होगा ही ना। तो ये असंतोष जो है धीरे धीरे सिंचित हो रहा होता है। जो असंतोष धीरे धीरे सिंचित हो रहा होता है तो फिर ये एक विद्रोह के रूप में फूटता है। चलिए देखते हैं आगे। यहां पर हम देख रहे हैं बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। अब ऐसा नहीं है कि वो जो है बातचीत करने का उन्होंने कोई रास्ता नहीं अपनाया। कई जो है शासक जो है ब्रिटिश शासन से जो है बातचीत भी करने के कि साहब हमें कुछ रियायत दी जाए या हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना किया जाए। उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं झांसी की रानी जो थी, तो एक नीति लाए थे जो मैंने पिछले उसमें चैप्टर में बताई था आपको वीडियो में, कि जब नीति के माध्यम से देख रहे थे अंग्रेज जो है जहां पर डायरेक्ट कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी राजा का बेटा नहीं है, तो अगर उसका डायरेक्ट कोई उत्तराधिकारी नहीं तो उस राज्य को अंग्रेजी शासन के अंतर्गत यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विलय कर लिया जाता था। तो ऐसे में झांसी की रानी थी, इनके यहाँ समस्या ये आई कि इनका माना जाता है कि इनके जो है डायरेक्ट कोई पुत्र नहीं हुआ, तो इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था। तो पति की मृत्यु के बाद इन्होंने पुत्र गोद लिया। तो ये रिक्वेस्ट कर रही है अंग्रेजी शासन से, ब्रिटिश शासन से, कि साहब मेरे पुत्र को जो है शासन का अधिकार दिया जाए और ऐसे बेटे को जो है राजा मान लिया जाए। अब जब राजा मान लिया जाएगा तो अपना स्वतंत्र शासन करती रहेंगी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, नहीं माना। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है पेशवा बाजीराव द्वितीय का। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। इन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी
तो वो पेंशन मिल रही है, वो पेंशन जो है उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। किन्हें मिलने लगे? नाना साहब को। लेकिन कंपनी इसको भी नहीं मानती है। कंपनी जो है अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर होती है इस समय। वो किसी को अपने आगे गिनती ही नहीं है। जो रिक्वेस्ट करने आता था भगा देती थी उसे, उसकी बात ही नहीं मानती थी, तो ठुकरा दिया। अब ऐसे ही जब हम देख रहे हैं अवध की रियासत, जब अवध के बारे में हमने पढ़ रहे थे ना, तो अवध को कुशासन के आरोप में ये अपने राज्य में मिला लेते हैं वहां से। तो वही है, अंग्रेजों ने क्या किया, अवध की इस रियासत के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में एक थी। 1801 में क्या किया, अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। यहां ध्यान रखना, थोपी गई। जो यहाँ का जो अवध का नवाब था उसने अपने शौक से जो है वो सहायक संधि पे हस्ताक्षर किए, ऐसा नहीं था, या बातचीत से कोई हस्ताक्षर किए, नहीं, ऐसा नहीं था। इन्होंने क्या किया, उस पर सहायक संधि थोप दी और 1855 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, यानी कुशासन का आरोप लगाया गया। कहा गया कि ये यहाँ पर जो है शासन जो है कुशासन के रूप में बदल गया है, हमें जनता के हित में इसका शासन जो है अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो जनता के हित में कहकर के अपने शासन, इसका अवध के शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो इस तरीके से ये अलग अलग राज्यों को जो अपने उसमें मिला रहे होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है जो शासन, जो दूसरे शासक थे वो इनसे जो है बातचीत करने जाते हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते, मानते भी नहीं है। तो इस तरीके से इन सबके मन में क्या होगा, असंतोष पैदा होगा, और ये असंतोष धीरे धीरे क्या होगा, सिंचित होता रहेगा, और एक बार जब ये बड़ा हो जाएगा फूट जाएगा। तो अब यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत में क्या था, उस समय मुगल सत्ता थी, मुगल सत्ता थी, और मुगल हालांकि यहाँ पर अब कमजोर पड़ गए हैं। तो ऐसे में कंपनी ने क्या किया, मुगलों के शासन को खत्म करने की भी योजना बना डाली। कहा गया कि कंपनी ने जो सिक्के जारी किए थे उन पर भी मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। तो यहां से पता चल रहा है कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश शासन मुगल सत्ता को भी खत्म करने की, या मुगल जो लेगेसी है उसको खत्म करने की पूरी तैयारी कर चुका था, उसकी योजना बना चुका था। अब यहां पर 1849 में गवर्नर जनरल जो था डलहौजी, उसने ऐलान कर दिया कि जैसे ही बहादुर शाह जफर मरेगा उसकी मृत्यु होगी। बहादुर शाह जफर उस समय जो है मुगल शासक था। तो जैसे ही बहादुर शाह जफर मरेगा उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को क्या कर दिया जाएगा, लाल किले से निकाल करके कहीं और बसाया जाएगा। लाल किले से क्यों निकाल के, क्योंकि वो एक सत्ता के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, ताकत के रूप में देखा जा रहा है लाल किला, इसलिए वहां से निकाल कर कहीं और बसा देंगे। तो यहां पर जो है केंद्रीय भूमिका में कोई शासक जैसी स्थिति नहीं होगी। तो ये ऐलान कर दे रहा है। उसी के बाद 1856 में क्या देख रहे हैं हम, गवर्नर जनरल था कैनिंग, इसने क्या किया, फैसला किया कि बहादुर शाह जफर के बाद जो है आखिरी मुगल जो है बहादुर शाह जफर होगा। इसके बाद कोई मुगल जो है शासक नहीं बनेगा, या फिर जो है कोई बादशाह नहीं होगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग शासकों को खत्म कर रहे हैं। तो साथ के साथ जो मजबूत सत्ता के रूप में देखा जाता था मुगल, तो उसको भी खत्म करने की योजना बना डाले हैं, और आखिरी मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर को घोषित कर देते हैं। इसके बाद कोई बादशाह नहीं बनेगा। ठीक है साहब, तो यहां देख रहे हैं तो ये सब तो वही होंगे ना, क्या होंगे, ये सब नाखुश होंगे। ये फिर क्या करेंगे, अपनी सत्ता को वापस पाने के लिए कोई ना कोई योजना बनाते रहे होंगे। तो ये धीरे धीरे ऐसी योजना बनाएंगे, यहाँ पर सिपाहियों को भड़काएंगे, वहां कहीं जो हो सकता है किसानों के जो है बात करेंगे कि आप हमारा साथ दो, कि सिपाहियों से बात करेंगे साहब हमारा साथ दो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे ही जो आप देख रहे हैं, तो किसान और सिपाही भी क्या हुए, इनकी नीतियों से परेशान थे। किनकी नीतियों से, अंग्रेजों की नीतियों से। सारी बातें हमने पढ़ रही हैं। तो अलग अलग भू राजस्व नीतियां लाई जा रही हैं, ज्यादा लगान वसूल किया जा रहा है, ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, और इस सब से क्या हो रहा है, जो है किसान कर्जदार हो रहा है, किसान गरीब हो रहा है, किसान कर्ज के जाल में फंस जा रहा है, वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहा है। साथ के साथ जो है वाणिज्यिक खेती पर जब ये बहुत अधिक जोर दे रहे हैं ब्रिटिश, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, खाद्य जो फसलें थी उनकी कमी हो जा रही है। तो इसकी वजह से बार बार अकाल पड़ रहे हैं, और इनका सीधा असर कैसे पड़ेगा, किसानों पर पड़ रहा है, आम जनता पर पड़ रहा है। तो ये भी जो है परेशान थे। इसके साथ साथ जब ये कर्ज के जाल में फंस जा रहे हैं किसान, तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है, इनकी जो पीढ़ियों पुरानी जो जमीन थी वो भी इनके हाथ से निकल जा रही है। अब दूसरी तरफ देख रहे हैं, जो भारतीय सिपाही थे वो भी, उनके मन में भी असंतोष पनप रहा था।
और उस पनपने की वजह थी वेतन भत्ते और उनके साथ किया जा रहा अन्याय या भेदभाव। तो भेदभाव किस तरीके से किया जा रहा था कि यहाँ पर वेतन के तौर पर देखें तो अंग्रेज सिपाही जो हुआ करते थे, जो ब्रिटिश सिपाही हुआ करते थे, अंग्रेज सिपाही, उनको ज्यादा वेतन दिया जाता था भारतीयों की तुलना में, जबकि भारतीयों को कम दिया जाता था। ऐसी जो है भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा था। कई नए नियम लाए गए थे, तो उनसे क्या हो रहा था, इनकी धार्मिक भावनाएं भी, उनको भी ठेस पहुंच रही थी, उन पर भी चोट हो रही थी। ऐसे में देख रहे हैं कि एक नया नियम लाया गया, कि मतलब नया नियम तो बाद में लाया गया, उससे पहले था कि भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार जाने के लिए कहा गया, समुद्र पार यानी बर्मा जाने के लिए कहा गया था इनसे। तो जब इनसे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने फिर क्या कह दिया कि साहब हम समुद्र पार नहीं जाएंगे, सिपाहियों ने मना कर दिया नहीं जाएंगे। इसके धार्मिक कारण हुए थे वहां पर जो है, वो क्या कारण थे मैं बताऊंगा आपको। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी, तो भारतीय सिपाही समुद्र यात्रा करने से मना कर देते हैं। ऐसे में ब्रिटिश जो चाहते हैं कि ये अपनी यात्रा समुद्र के रास्ते ही करें, ये मना कर रहे हैं, ये कह रहे साहब हमें अगर आप जमीन से ले जाना चाहते हो तो ले जाइए, लेकिन हम समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे साहब। अब इसके कारण क्या थे, धार्मिक भावना कैसे, इससे धर्म और जाति कैसे भ्रष्ट हो रही है साहब। तो धर्म और जाति ऐसे पहले मान्यता थी कि जो समुद्र पार जाता है, यानी काला पानी के रूप में देखा जाता था उसे, काला पानी नाम सुना है ना आपने, काला पानी की सजा दी गई। तो काला पानी के लिए यानी कि समुद्र के रास्ते जाएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसके खान पान चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए इसे धर्म और जाति के रूप में, भ्रष्ट के रूप में देखा जा रहा है। जब 1824 में क्या हुआ, सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया गया, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि यहां पर उन्हें जमीन के रास्ते जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है। तो सरकार का हुक्म ना मानने का उन्हें सख्त सजा दे दी गई। अब जब इन्होंने अपने सरकार का जो है हुक्म ठुकरा दिया, तो उन्हें सजा भी दी जा रही है। सजा के बाद एक जो है, अब ये क्या कर रहे हैं, यहां पर ये एक नियम ला रहे हैं। 1856 में कंपनी का एक नया कानून लाना पड़ा, और क्या कहा गया उस कानून में, उसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा, अगर कोई नहीं जाता है तो उसे सजा दी जाएगी। तो इससे भी जो है सिपाही जो है परेशान, यार इससे भी जो है असंतोष पैदा होगा उनके मन में। ऐसे ही देख रहे हैं कि सिपाही जो है गांव की हालत से भी परेशान थे। अब यहां पर आपको बात समझनी है, जो सिपाही थे वो भी तो भाई किसान के बेटे थे, वो भी तो गांव से आ रहे हैं, वो भी आम जनता के बीच से आ रहे हैं। जब किसान परेशान है तो डायरेक्टली ये भी तो परेशान हो रहा है, किसान सिपाही भी तो किसान का बेटा है ना, तो इससे ये परेशान है। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, तो इसलिए कहा जाता है सैनिक की वर्दी में किसान। तो वे अपने गांव परिवार में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। ये भी तो देख रहे हैं मेरे पिता के साथ गलत हो रहा है, मेरे चाचा के साथ गलत हो रहा है, मेरे दादा के साथ गलत हो रहा है, तो ये गुस्सा भी इसके मन में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से जो देख रहे हैं हम कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से यहां पर जो है लोगों के मन में असंतोष पैदा हो रहा है, किस तरीके से देख लिया हमने। अब यहां पर देख रहे हैं सुधारों पर प्रतिक्रिया। क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि अंग्रेज अपने आप को क्या कह रहे थे कि साहब हम यहां पर भारत में अपनी मर्जी से शासन करने नहीं आए हैं, हमें तो ईश्वर ने भेजा है, हमें तो गॉड ने भेजा है। और किस लिए भेजा है, आपको सभ्य बनाने के लिए। तो मैंने बताया था आपको श्वेत नस्ल भार का सिद्धांत, श्वेत नस्ल भार का सिद्धांत मैंने बताया था ना। अगर किसी को पता है तो इसे कमेंट करके बताइए। श्वेत नस्ल भार का सिद्धांत क्या बताया था मैंने, इसमें बताइए ना। अरे ठीक है, श्वेत नस्ल भार का सिद्धांत। तो इसमें बताया था कि साहब ये अपने आप को गोरे हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, तो श्वेत यानी सफेद। तो इनके ऊपर जो है एक भार है, ईश्वर ने इनके ऊपर एक भार दिया है कि आपको जो लोग अशुभ हैं, यानी अशुभ कौन होंगे, अश्वेत, जो गोरे नहीं है, उनको सभ्य बनाना है। तो उस सिद्धांत के तहत क्या करते हैं, ये भारतीयों की जो परंपरागत प्रथाएं थी, आस्थाएं थी, जो उन्हें लग रही थी कि साहब ये ठीक नहीं है, उन्हें क्या करें, बदल दें। तो ऐसे में हम देख रहे हैं, तो अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। क्यों सुधारना जरूरी है, क्योंकि यहां पर कुछ कमियां हैं, ये अश्वेत हैं, तो इनको जो है जानकारी नहीं है कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। इन्होंने जो चीजें बना रखी हैं अपने यहाँ पर
जो पारंपरिक चीजें हैं उनमें कमियां, उनमें उन्हें सुधारना है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, सती प्रथा पर रोक लगा रहे हैं, ऐसे में ये विधवा विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, बाल विवाह पर रोक लगा रहे हैं, ऐसी अनेक प्रकार की नीतियां बनाते हैं अपनी तरफ से ये। हालांकि कई भारतीय भी इसकी रिक्वेस्ट करते हैं इनसे, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। खैर, तो जब ऐसी नीतियां लागू कर रहे हैं और ये जो है भारतीयों की सीधे सीधे तौर पर देखें तो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर चोट कर रहे हैं। तो जब चोट कर रहे हैं तो इसे इनको जो है दिक्कत होगी। साथ के साथ हम देख रहे हैं अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को भी ये जमकर बढ़ावा दे रहे थे। 1830 के बाद जब देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों को भी खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी गई। जो ईसाई मिशनरी आती है, अब कह दिया कि साहब आप खुलकर काम करिए, अब खुलकर काम करिए। तो उसके लिए भी जो है उनके सपोर्ट में एक चीज दे रहे हैं, कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे अपना तो उसके लिए भी सपोर्ट में एक ये कानून लेके आ रहे हैं। कानून क्या है, तो 1850 में एक नया कानून लेके आते हैं। तो अब इसमें कहा गया कि ईसाई धर्म में अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में आता है तो उसके जो जमीन पर जो अधिकार थे वो खत्म नहीं होगा। तो जमीन पर अधिकार खत्म, यह कह रहा है कि इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है ईसाई धर्म को अपनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएंगे जो नाखुश होंगे अपने धर्म से। और क्यों अपनाएंगे, यहाँ पर ये भी दे दिया कि साहब अगर आप जो हमारे धर्म में आते हो तो आपकी जो पुरखों की जमीन में हिस्सा है वो आपको बरकरार मिलेगा, घबराइए मत। ठीक है, बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था। अब इससे क्या हो गया, जो भारतीयों को यकीन हो गया, क्या हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो रीति रिवाजों पर जो है उनको खराब बता करके उनको खत्म करने के लिए कानून लेकर आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। हमारे धर्म को, यानी कि जो भारतीयों का धर्म था, तो भारतीयों के धर्म को निम्न तरह का बता रहे हैं, ईसाई धर्म को उच्च स्तर का बता रहे हैं। वहां पर जो बता रहे हैं कि आप असभ्य हो, आप सभ्य तभी बनेंगे आप ईसाई धर्म अपना लेंगे। तो इस तरीके से भी यहाँ पर जो है, अब जब ऐसी चीजें कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इसके प्रति प्रतिक्रिया आएगी ना, लोग इस पर प्रतिक्रिया देंगे। और प्रतिक्रिया फिर जो है धीरे धीरे किसके रूप में आता है, वो विद्रोह के रूप में आता है। अब यहां देखिए, सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह बन गए। क्या हुआ, सैनिक विद्रोह क्या बन गए, जन विद्रोह बन गया। हालांकि जब हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे मुख्यतः जो है सैनिक विद्रोह से, सैनिक बगावत से स्टार्ट होता है ये। लेकिन जैसे ही इसका स्वरूप बदलता है तो क्या होता है, जन विद्रोह के रूप में सामने आता है। यहाँ पर जो आम जनता भी भागीदारी देती है, अपने किसान भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो इसलिए जन विद्रोह कह रहे हैं हम इसे। और किसान वगैरह आम जनता क्यों भागीदार हो रही होगी इसमें, वो मैंने पीछे बता दिया, ये कारण रहे इसके। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। अब कह रहा कि संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं है, पहले भी होते रहे हैं, पहले भी प्रजा और शासक के बीच जो है टकराव हुआ है, विद्रोह हुए हैं, उसमें सब में उन सब का एक शत्रु होता है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उनका एक शत्रु है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालत अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। ऐसी सारी स्थितियां 1857 में हमें देखने को मिल रही हैं। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल, क्या मतलब है 100 साल, यानी 1757 का जो प्लासी का युद्ध था उसके यहाँ से जो है अंग्रेजी शासन की जो है सत्ता स्थापित होती है। उसके बाद धीरे धीरे भारत में पूरे भारत में फैलती है। तो इसलिए यहाँ पर 1857 1757 से देखें तो ये 100 साल हो जाते हैं। तो 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। विद्रोह कौन सा था, 1857 का था, सैनिक विद्रोह था। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं हम मेरठ से दिल्ली तक। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम का एक सैनिक बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उस पर क्या करते हैं, उसे फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो जब फांसी पर चढ़ा देते हैं तो इससे जो है दूसरे सिपाही नाखुश हो जाते हैं। तो चंद दिन बाद क्या होता है, मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। अब एक अफवाह फैल गई थी कि जो ये क्या कहते हैं, अंग्रेज जो है नए कारतूस लेके आए हैं, उन कारतूस पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। तो अब इससे देख रहे होंगे तो सुअर से जो क्या मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट होगा और गाय की चर्बी से क्या होगा,
हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होगा। तो इस तरीके की अफवाह फैल जाती है। ये मना कर देते कि साहब हम ऐसे कारतूसों के साथ कोई अभ्यास नहीं करेंगे। मतलब होता यह था कि वो कारतूस जो थे उसे दांत से मुंह से छीलना पड़ता था, ऐसे खोलना पड़ता था। तो अब जब चर्बी लगी है तो अगर हिंदू अगर गाय की चर्बी खाएगा तो धर्म भ्रष्ट होगा, और ऐसे में जो है मुसलमान जो होगा वो अगर सुअर की चर्बी उसके मुंह से लगती है तो वो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये मना कर दे रहे हैं। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। किसके लिए? जब उन्होंने मना कर दिया। नौकरी से निकालने के साथ साथ क्या हुआ, उन्हें अब से अपने अफसरों का हुक्मनाम मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दे दी गई। और यह जो है 9 मई 1857 की बात है। जब ऐसा कर दिया गया तो दूसरे सिपाही इससे नाखुश हो जाएंगे, वो जो है उनके मन में असंतोष गुस्सा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। तो इसके खिलाफ जो है जैसे 9 मई की बात थी तो 10 मई को सिपाहियों ने क्या किया, मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद कर दिया। जो सिपाही वहां पर जेलों में बंद थे उनको आजाद कर दिया और अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार डाला। उन्होंने बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए, अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों यानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन किसके हाथ में होगा, कौन चलाएगा इस देश का शासन को। लेकिन सिपाहियों ने इसका भी हल निकाल दिया। उन्होंने क्या किया कि देश के शासन कौन चलाएगा, तो साफ चलाएगा वो मुगल सम्राट होगा। कौन? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर देश को सापना जो देश को शासन सौंपना चाहते थे। यानी कि जो है यहां पर देखेंगे तो 1857 के नेता के तौर पर उसे घोषित कर देते हैं सिपाही। कैसे कर देते हैं देखिए, मेरठ के कुछ सिपाही क्या करते हैं, एक टोली जो 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर के सुबह सुबह ही अंधेरा सुबह मतलब अंधेरा हो रहा है सुबह की जो 3-4 बज रहे हैं, पहुंच जाते हैं दिल्ली। और यहां पर पहुंच करके अंग्रेज के जो सैनिक होते हैं उनको मारना शुरू करते हैं, काटना शुरू करते हैं। तो यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने क्या किया, हथियार गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। जो विजयी सिपाही थे यानी देसी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते हैं, लेकिन बादशाह डरा हुआ है। ये जो है बादशाह को अपना नेता बनाना चाहते थे। जो क्रांति हो रही है 1857 की, इसका नेता बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं आओ साहब हमारे नेतृत्व कीजिए और आगे देश की बागडोर संभालिए। लेकिन अंदर बादशाह जो है डरा हुआ है, वो कह रहा नहीं साहब बाहर जाओ। ये अड़े हुए, नहीं साहब हम तो मिलके जाएंगे, नेता तुम्हें बनाएंगे। घोषित कर दिया इन्होंने, तो बस उसके सहमति चाह रहे थे। जब ये नहीं माने, काफी देर तक वहां पर डटे रहे, तो ऐसे में मजबूरन बादशाह को इनसे मिलना पड़ा और फिर जो अपने आप को नेता भी स्वीकार करना पड़ा। नेतृत्व उसने संभाला। तो आखिरकार वे क्या हुआ, जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। वो नहीं चाहता था कि मैं नेता बनूं, उसे पता था कि अंग्रेज मुझे कूट देंगे। इन्होंने फिर जबरदस्ती उसे घोषित कर दिया। जब घोषित कर दिया तो बूढ़ा जो बादशाह था उसने क्या किया, सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी और उन्होंने देश के भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर, यानी कि जो इनके नवाब जो थे, जो अलग अलग जहाँ पर जो है इन्होंने अपने छोटे छोटे शासकों के माध्यम से अपना ये शासन चला रहे थे ना, मुगल जमींदार हुए, तो उन सबको जो है चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर क्या कहा कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान कर दिया। जब यह कर दिया तो बहादुर शाह का जो एकमात्र कदम था ये इससे, तो इसके गहरे परिणाम सामने आए। अब जो है देश के लोगों में एक आत्मविश्वास सा जाग गया कि साहब अब हमें क्या हुआ, मुगल शासक का समर्थन मिल गया है। तो अंग्रेज जो पहले से देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का शासन था, तो ज्यादातर छोटे शासक क्या हुए और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पर शासन करते थे। ये बात हमें पड़ी थी सारी बातें। तो इनके नाम पर जो है शासन करते थे मुगल बादशाह के नाम पर। तो ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे जो शासक थे, उनको लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा सत्ता स्थापित कर ले, अपनी दोबारा शासन स्थापित कर ले, तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों को शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अब इन्हें यहां पर मौका मिल गया वो चीज, जब जो है मुगल बादशाह ने इनसे चिट्ठी लिख करके आह्वान किया, तो जब मौका मिल गया तो ये भी खड़े हो जाएंगे किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। हालांकि कुछ बादशाह जो ब्रिटिश का समर्थन भी कर रहे थे, कौन कर रहे थे वो बाद में बात पढ़ेंगे हम। अंग्रेजों को ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? उन्हें लग रहा था कि छोटा सा सिपाही विद्रोह है, चर्बी के नाम जो कारतूसों पर चर्बी लगी उसके नाम पर जो विद्रोह हो रहा है, थोड़े दिन में ये थम जाएगा, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब इसे बादशाह अपना समर्थन दे देता है तो ये व्यापक फैल जाता है, व्यापक रूप से फैल जाता है भारत में, खासकर उत्तरी भारत में फैलता है ये।
तो अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। ऐसे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। हम आज भी देखते हैं, अगर कुछ लोग आंदोलन कर रहे होते हैं, वो आंदोलन कर रहे होते हैं, उनका जब आत्मविश्वास कम होने लगता है, ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता उनके यहाँ पहुंच जाता है, अक्सर छात्रों के साथ ऐसा होता है, छात्र जब आंदोलन करते हैं या किसान आंदोलन करते हैं, वहां पर कोई बड़ा नेता पहुंच जाता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, फिर जोर शोर से फिर आंदोलन को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है साहब, चलिए, बगावत फैलने लगी है। मेरठ से हुई चिंगारी शुरू, वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं, दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? दिल्ली से अब इन्होंने ब्रिटिश शासन उखाड़ फेंका है। अब ये खबर जो है पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा ना। उस समय इनके पास इतनी संचार सुविधा तो नहीं थी अच्छी खासी। तो आज जो बात हम यहाँ कुछ बात हो रही है तो विद इन सेकंड जो हम यहाँ से जो है कन्याकुमारी पहुंचा देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी के माध्यम से। वहां पर तो ऐसी संचार सुविधाएं नहीं है, तो इस खबर को फैलने में भी टाइम लगेगा। तो लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ये खबर पहुंची, फिर तो अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं, यहाँ विद्रोह हो गया, वहां विद्रोह हो गया। हम देख रहे हैं अवध में विद्रोह हो रहा है, तो मेरठ में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं झांसी में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। तो एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा दाखी क्या हुआ, कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे, यानी आम लोग भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। तो इस तरीके से जो है अलग अलग क्षेत्रों में ये जो है विद्रोह फैल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में सिपाही विद्रोह कर रहे हैं। अब यहां पर देख रहे हैं स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, वो कानपुर के पास रहते थे। अब कानपुर के पास रहते हैं तो ये भी जब ये देख रहे हैं सारी चीजें, जब विद्रोह इनका भी आत्मविश्वास बढ़ गया तो ये सेना इकट्ठी करते हैं और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ देते हैं। और यहीं पर ये क्या करते हैं, खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं। और क्या ऐलान करते हैं? ये ऐलान करते हैं कि साहब वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप किस तरीके से चीजें चल रही हैं। उन्होंने ऐलान किया, लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब कौन? वाजिद अली शाह के बेटे बिजरिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अब बिजरिस कद्र ने भी क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल, नाम याद रखना है इसको, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो इस तरीके से ये मौका पा रहे हैं। यहीं पर जब देख रहे हैं हम, झांसी में रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो भी जो है विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। अब ये सारी चीजें आपको समझने में हेल्प करेंगी कि कई लोग कहते हैं कि ये जो है जो अपनी सत्ता से जो विस्थापित कर दिए गए थे शासक या भारतीय जो देशी रियासतों के शासक थे, उनके द्वारा सैनिकों को भड़काया गया एक विद्रोह था दरअसल। ठीक है, खैर उसे समझेंगे हम। तो ये भी क्या करते हैं, विद्रोही सिपाहियों के साथ मिल जाती है। उन्होंने नाना साहब के जो सेनापति थे तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी भरकम चुनौती दे रही है। उधर देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में क्या हुआ है, वहां पर राजगढ़ की रानी है अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। तो ये सारे जो राजा हैं, यहाँ पर अवध के देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो मराठा जो है देख रहे हैं नाना साहब को, यहाँ पर जो है रानी लक्ष्मीबाई को देख रहे हैं झांसी, और यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन सबके जो है राज्यों को छीन लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। किनके? अंग्रेजों की। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूदना पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भी भेजा, और उसमें क्या कह रहा है कि उसने अंग्रेजों के इस भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं।
तो जब ये पत्र लिख रहा है तो यहां से पता चल रहा है कि विद्रोह कितना बड़ा था, कितना भयंकर था, किस तरीके से अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए थे। खैर चलिए देखते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आ रहे हैं। अब कौन कौन से नेता हैं देखिए, हम जैसे बेगम हजरत महल का नाम बताया ना, तात्या टोपे का नाम बताया, झांसी रानी, ऐसे ही यहां पर देख रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने क्या चले गए, लखनऊ जा पहुंचे। उधर देख रहे हैं हम दिल्ली में अंग्रेजों का सफा करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही वक्त खान, नाम याद रखना है सारी चीजों को। बरेली के सिपाही कौन, वक्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुए। अब इधर देख रहे हैं बिहार में कौन थे, बिहार में एक पुराने जमींदार थे, कौन, कुंवर सिंह। ये सारे नाम आपको याद रखने, नोट कर लेने हैं। तो बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी क्या किया, विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ठीक है साहब, समझ में आ रही सारी बातें। चलिए तो फिर अगर समझ में आ रही तो अब जब हिस्सा ले रहे हैं, विद्रोह हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा है, तो कंपनी फिर इसे दबाने का भी काम करेगी। कंपनी फिर पलटवार करेगी। कंपनी जो है बाहर से सिपाही मंगाएगी। तो यहीं पर जो क्रीमिया युद्ध हो रहा होता है वहां पर यूरोप में, तो क्रीमिया युद्ध से जो सेना क्रीमिया युद्ध जीत जाते हैं, तो वहां पे जो सेना लग रही थी उस सेना को भारत में भेज दिया जाता है। खैर चलिए, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने क्या किया, हिम्मत नहीं छोड़ी। और हिम्मत नहीं छोड़ी तो इसका वो सामना करते हैं। फिर जो है उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। मैंने बताया और सेना मंगा रहे हैं। तो जहां पर इनकी सेना कम हो रही थी तो और सेना मंगा करके क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसको दमन करने की कोशिश करेंगे और अंततः 1859 में इसको सफल भी हो जाते हैं। तो सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया जा रहा है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी जा रही है। उनके बेटे जो थे उनकी आंखों के सामने ही उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जा रही है। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम कौन, जीनत महल को अक्टूबर 1858 में क्या किया, रंगून भेज दिया गया, रंगून की जेल में भेज दिया गया। और 1862 में जो है बहादुर शाह जफर जेल में ही अंतिम सांस लेते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहां पर जो है मुगल सत्ता जो थी पूरी तरह खत्म हो जाती है। ठीक है, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। यानी 1857 में जो संघर्ष शुरू हुआ था, 1857 में जो संघर्ष शुरू हुआ वो 1859 में जाकर के उस पर कब्जा कर पाते हैं ये अंग्रेज, उसे दमन कर पाते हैं, रोक पाते हैं। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में आ जा रहा है। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की सशक्त हुई, यानी हार गई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश से ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ, जो मध्य प्रदेश में थी। कहाँ की, राजगढ़ की रानी। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद क्या हुआ, शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। तात्या टोपे, जो जिनकी सहायता से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, वो तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह से जब अंग्रेजों को सफलता मिल जा रही है तो वो उत्साह कम हो जा रहा है, उससे निराशा हो रही है। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ देना छोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए क्या किया, हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम के ऐलान भी कर दिया, जो हमें सहायता, जो हमारे साथ रहेगा उन्हें हम इनाम देंगे। तो ऐसे में जमींदार और भूस्वामी इनका साथ देते हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया, किन्हें, भूस्वामियों को, उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार जो है बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, वे सुरक्षित रहेंगे, जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बावजूद भी सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज अपनी जो है हरकतों से बाज आ जाएं ऐसा तो मुमकिन नहीं है साहब। खैर चलिए,
विद्रोह के बाद के साल 1859 में जो है इस विद्रोह को दबा देते हैं अंग्रेज, इस विद्रोह को खत्म कर देते हैं अंग्रेज, और भारत पर फिर से जो अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है, तो आखिर तक देश के दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। तो पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, तो ऐसे में ये नीतियां बदलते हैं। जहां पहले जो है ये भारतीयों की सांस्कृतिक और धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप कर रहे थे, कानून बना के उन्हें बदल रहे थे, अब ये ऐसा करना छोड़ देते। तो क्या बदलाव आते हैं, देखिए पहला तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार क्या कर दिए, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे हम सचिव भी कह रहे हैं, ठीक है। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए क्या किया गया, परिषद का भी गठन किया गया, जिसे क्या कह रहे हैं, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। एक परिषद गठित की, यानी कि एक परिषद गठित की है। भारत के गवर्नर जनरल जो था, जो पहले भारत का गवर्नर जनरल था, उसकी जगह क्या किया, वायसरा लाया गया, यानी वायसरा का ओहदा दिया गया उसे। इस प्रकार देख रहे हैं कि उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, किसे, वायसराय को। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। जहां पहले कंपनी के माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से शासन जो है देख रही थी भारत जो ब्रिटिश हुकूमत, अब उसे क्या किया, उन्होंने अब सीधे अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, ये सारी बातें हम जब आगे पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी में हम हल्की हल्की बेसिक ही समझेंगे। जो एनसीईआरटी, जितनी एनसीईआरटी में कहा गया उतना ही, और कुछ अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन, इतना ही हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए और क्या बदलाव आते हैं। दूसरा है साहब, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहां तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। यानी पहले जो कहा गया कि दत्तक पुत्र को किसी को सत्ता नहीं सौंपी जाएगी, और अगर किसी का डायरेक्ट पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, उसको ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। अब यहां पर वो नीति छोड़ दी गई। अब यहां पर दत्तक पुत्र को भी सत्ता सौंप सकते थे, कौन, देसी राजा। लेकिन इसे इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपत्य स्वीकार करें। क्या किया गया, प्रेरित कर रहे हैं किनको, देसी राजाओं को, कि साहब वो अपने ब्रिटेन की जो रानी है उसे अपनी सामग्री घोषित कर लें, अधिपति घोषित कर लें, अधिपति स्वीकार कर लें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। वहीं देख रहे हैं सेना में क्या किया गया, भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने की बात कही गई। सेना में जो भारतीय सिपाहियों को कम करने की बात गई, और साथ ही साथ यूरोप या ब्रिटिश सिपाहियों की संख्या बढ़ाने की बात की गई। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब क्या करेंगे, गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो तीसरा यह बदलाव आ रहा है। चौथा बदलाव क्या आ रहा है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ठीक है, अब देखिए साहब पांचवा बदलाव क्या आ रहा है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में, तो सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। जहां पहले कानून बना करके या फिर जो है नीति बना करके भारतीयों के जो पारंपरिक या प्रथाएं थी उनको बदल रहे थे, उनमें हस्तक्षेप कर रहे थे, अब यहां कह रहे हैं हम सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमींदारों पर उनके अधिकार को स्थापित देने के लिए, स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। तो इस तरह देख रहे हैं हम 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया। और वो किस तरीके से चरण शुरू हो गया हम आगे पढ़ेंगे। खैर यहाँ पर एक मैप है, मैप के माध्यम से समझिए कि उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र। यह जो विद्रोह हुआ या जो भी संघर्ष कह लें इसे, तो यह संघर्ष मुख्यतः उत्तर भारत में फैला था। तो उत्तर भारत में देख रहे हैं मुख्य केंद्र के रूप में कौन कौन से थे, मेरठ है, दिल्ली है, बरेली है, फैजाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है। तो ये तो हो गए मुख्य केंद्र। इसके अलावा विद्रोह के अन्य केंद्र भी थे। यहाँ पर सियालकोट देख रहे हैं, लाहौर देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो है दीनापुर है, यहाँ बनारस है, नागौर है, जबलपुर है, यहाँ मऊ है, नीमच है, नशीराबाद है। तो ये अन्य केंद्र थे जहां पर जो है विद्रोह हो रहा था, लेकिन मुख्य केंद्र के रूप में ये सारे नाम आते हैं। तो ठीक है, यह था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी, और अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।